हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी सीडीपी की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। और इस क्लास में भी हम हर क्लास की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ ही साथ जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है उसको भी कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं फ्रेंड्स, उनको एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी थ्योरी वाली, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 15 क्लासेस हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। 15 क्लासेस की थ्योरी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपका पूरा सिलेबस कवर अप करवा दिया है। इससे अदर आपको हिंदी पेडागोजी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं और सीटेट का पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अलग अलग भाषा के प्रयोग को किस रूप में देखा जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इनके अनुसार अलग अलग भाषा के प्रयोग को किस रूप में देखा जा सकता है। पहला है बच्चों की सीखने में एक रुकावट के रूप में, दूसरा है कक्षा में पूंजी के रूप में, तीसरा है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता देने में, और चौथा है समावेशी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करने में। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग भाषा के प्रयोग से मतलब है जो आपकी बहुभाषिकता होती है, यानी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है क्लासरूम के अंदर। आप जानते हैं हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग अलग समाज से आता है स्कूल में, और हर बच्चे की जो भाषा है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो वो जो बच्चे स्कूल में आकर के अपने अपने घर की भाषा में बातचीत करते हैं ना, उसके प्रयोग को कैसे लेना है ये आपसे पूछा हुआ है। तो वो जो बच्चे अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं स्कूल में, तो फ्रेंड्स वो एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है, वो अच्छी चीज़ होती है। इससे क्या होता है, जिन बच्चों को जो लैंग्वेज नहीं आती है वो भी सीख सकते हैं। तो इसको कक्षा में एक पूंजी के रूप में देखना है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना है। ऑप्शन आपके सामने कुछ भी आ सकता है, मोस्टली संसाधन लिखा हुआ ही आता है, लेकिन एक प्रीवियस ईयर में देखिए क्या आया है, कक्षा में पूंजी के रूप में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक संसाधन की तरह काम करता है और इसको बढ़ावा देना है। बाकी 3 ऑप्शन में देखिए नेगेटिव चीज़ें लिखी हैं। कह रहा है कि बच्चों की सीखने में रुकावट उत्पन्न करता है, नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता प्रदान करता है, ऐसा नहीं होता। और ये कह रहा है समावेशी शिक्षा में अवरोध मतलब रुकावट पैदा करना, एक बैरियर बना देता है, तो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म पॉजिटिव चीज़ है और हर बच्चे को अपनी अपनी लैंग्वेज में स्कूल में आकर बातचीत करने का मौका देना है। नॉर्मली भी यही आंसर होगा इसका। अगर NEP 2020 नहीं भी लिखा होता ना, तब भी आप कहते कि कक्षा में पूंजी के रूप में ही देखना है। लेकिन और हाँ, ये भी अच्छी बात है कि NEP 2020 में भी इसी तरीके से लिया गया है और नॉर्मली भी आपको यही ऑप्शन चूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है, वह 5+5 को 5×5 में अंतर नहीं कर पाता। ओके, इसमें क्या हो रहा है, एक शिक्षार्थी है जिसके सामने आप 5+5 लिख रहे हैं और 5×5 लिख रहे हैं, तो इन दोनों में वो अंतर नहीं पता कर पा रहा, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है या अफेजिया है। सीधी सी चीज़ है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जब भी मैथ्स में कैलकुलेशन की बात आए, मैथ्स के डिजिट आपको दिख रही हैं कि उसको बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है या फिर अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, डिसकैल्कुलिया। उस बच्चे को क्या है, डिसकैल्कुलिया है। डिसकैल्कुलिया मतलब क्या होता है, ये एक अधिगम विकार है। ठीक है, ये चारों ही अधिगम विकार हैं। इसमें से जो डिसकैल्कुलिया, इसका मतलब होता है जब बच्चे को मैथ्स में गणना करने में या कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम कहते हैं बच्चे को डिसकैल्कुलिया है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ये मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बाकी जो अदर हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हम कहेंगे बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो बच्चे को डिसग्राफिया होता है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया होता है, बच्चे को अगर कोई भ्रम वाली स्थिति पैदा हो रही है तो हम कहते हैं डिस्मॉर्फिया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये सारे करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर ने, आप जानते हैं हावर्ड गार्डनर कौन है। हावर्ड गार्डनर है एक व्यक्ति जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी।
जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात करी थी। अब तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बताते हुए चलती हूँ। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने पहला है बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया था। दूसरा है बुद्धि को 2 कारकों में विभाजित किया, सामान्य और विशिष्ट। जी नहीं, बुद्धि को जो 2 कारकों में विभाजित किया था वो किसने किया था? वो स्पीयरमैन ने किया था, जिसमें वो कहते हैं कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं, एक जनरल कारक और एक स्पेसिफिक कारक, यानी कि जनरल सामान्य और स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। ये स्पीयरमैन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्धिक गुणों को 3 आयामों संक्रियाएं, सामग्री और उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया। जी नहीं, ये भी हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं किया था। तर्क दिया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। देखा, आपको आंसर मिल गया। मैंने ये जो PDF है देखी भी नहीं थी फ्रेंड्स इससे पहले, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको सीधा सीधा ऑप्शन मिल गया कि इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात करी है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्यों बताती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन ना आपको ऑलरेडी पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयरली, और आप जानते हैं मैं बहुत टाइम से आपकी CTET की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस ईयर में पूछा था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये देखकर ही आइडिया आ जाता है। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको एक्स्ट्रा में बताते हुए चलती हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात करी थी, ठीक है। तो बस हमें आज आंसर मिल चुका है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा है मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना चाहिए। कितनी नेगेटिव चीज़ लिखी है, कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करनी है एक दूसरे से, ठीक है। कभी भी ऐसे तुलना नहीं करनी है कि एक बच्चे को आप इंटेलिजेंट कह रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। इस तरीके से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना वर्ड नेगेटिव है फ्रेंड्स। बस जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिख जाए ना कि बच्चों की तुलना हो रही है एक दूसरे के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये ऑप्शन सही होगा ही नहीं। और दूसरा यहाँ पर एक और नेगेटिव चीज़ है, नामांकित करना। बच्चों में आप नामीकरण कर रहे हैं, लेबल लगा दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे A ग्रेड देना, किसी को B, किसी को आप D दे रहे हैं, तो D वाला बच्चा क्या होगा, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो जाएगा, और ये भी बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। जी नहीं। नेक्स्ट है निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए। देखिए, जो आपका मूल्यांकन होता है यानी कि इवैल्यूएशन होता है, वो वर्ष के अंत में नहीं बल्कि बीच बीच में होना चाहिए। अब देखिए, वर्ष के अंत में अगर मूल्यांकन होगा ना, तो इससे सिर्फ ये डिसाइड होगा कि बच्चा या तो पास हुआ है या तो बच्चा फेल हुआ है, उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्लासरूम में बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, बच्चों का टेस्ट ले लीजिए, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, फिर उसका टेस्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा, टीचर को पता लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। और अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो फिर टीचर अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है सुधार किया जा सकता है। तो वो वाला जो मूल्यांकन होता है ना, वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और ये जो अंत में होता है जिससे पास और फेल घोषित कर दिया जाता है, ये मूल्यांकन आपका अच्छा नहीं माना जाता। चलिए, अब ये होते क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो मूल्यांकन आपका क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान किया जाता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि बेस्ट माना जाता है। और जो साल के अंत में होता है जिससे बच्चा पास या फेल घोषित हो जाता है, वो मूल्यांकन आपका कहलाता है एसए, यानी कि सबमिटिव असेसमेंट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी याद रखना, कौन सा बेस्ट है, एफए बेस्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है मूल्यांकन गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद हैं और सीखने के वह कौशल जिनकी उनमें क्षमता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो आपका मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो गतिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से ही आप मूल्यांकन कर रहे हैं। बहुत सारी मेथड हो सकती है मूल्यांकन करने की। पेपर पेंसिल टेस्ट भी होगा, कुछ डिबेट कंपटीशन हो रहा है वो करवा दीजिए, कभी कभी आप स्पोर्ट्स करवा दीजिए, वहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कौन बच्चा कैसे खेल रहा है, कौन बच्चा किसके साथ कैसे पेश आ रहा है, कैसे उसके बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ दे दीजिए, तो ये सारी चीज़ें भी, इनसे भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है।
और उन कौशलों की पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है जो बच्चों में मौजूद हैं। देखिए, बच्चों के अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है। टीचर का काम होता है उस स्किल को पकड़ना, समझना और उस फील्ड में बच्चे को एक डायरेक्शन देना जो कि सही डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे बच्चे के अंदर स्किल है कि बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है, तो वो स्किल अगर टीचर पहचान लेंगे ना, तो टीचर जो है उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं गाने के फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में। ठीक है, तो मूल्यांकन इसी तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पेपर पेंसिल टेस्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं 20 में से जिसके 18 नंबर आ रहे हैं वो वेरी गुड हो गया, 2-4 स्टार दे दिए, जो कि मोस्टली आजकल किया जाता है। आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूल्स में 3-4 स्टार लगा देते हैं, वेरी गुड लिख देते हैं, 20 में से 18 नंबर आ गए, किसी के 20 में से 20 आ गए, लो भाई हो गया, यहीं तक मूल्यांकन लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप टीचर बनेंगे ना फ्रेंड्स, ये चीज़ें मत कीजिएगा। ये चीज़ें होंगी ज़रूर, लेकिन इसके साथ साथ अदर तरीके से भी आप मूल्यांकन करिएगा। जैसे कि बच्चे के अंदर कौन सी स्किल है उसको पहचानिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अलग अलग स्किल होती है, ये आप जानते ही होंगे। ज़रूरी नहीं है हर कोई पढ़ने में ही अच्छा होगा, किसी के अंदर कोई और स्किल अच्छी हो सकती है। कोई ड्राइंग में अच्छा होगा, कोई म्यूज़िक में अच्छा होगा, कोई डिबेट में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, है ना। ये सब होता है। और सीखने के वह कौशल जिनकी उसमें क्षमता है, और जो चीज़ें सीखने की बच्चे के अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। इस तरीके से बच्चे का आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, पहला है कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि आप बच्चों को जांचेंगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरा है कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछेंगे, ये भी नहीं, बिग नो। क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, दोनों आपस में बातचीत करेंगे। जब बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बच्चे भी तो प्रश्न पूछेंगे टीचर से, है ना। तो ये कह रहा है सिर्फ टीचर ही प्रश्न पूछेगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जानकारी और समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग और विश्लेषण पर। देखिए, जो यहाँ पर प्रश्न है ना, प्रश्नों की बात हो रही है, अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न भी होंगे, विश्लेषण पर आधारित भी होंगे, जानकारी, समझ, सभी पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर अनुप्रयोग और विश्लेषण वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। सभी तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए, तभी तो बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जैसे सपोज करिए कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्टली थोड़ी मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा, जैसे बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम को सोचेगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे आई, उसके पीछे के रीज़न ढूंढेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ये होता है विश्लेषण करना। ठीक है, तो विश्लेषण पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं पूछे जाएंगे, तो ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। जी हाँ, अब देखिए ये द्वंद्व वर्ड देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये ऑप्शन नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ पर आप देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये द्वंद्व जो वर्ड है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं आप दिमागी तौर पर बच्चे के अंदर। यानी कि जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे से, ठीक है, एज अ टीचर, तो संज्ञानात्मक द्वंद्व मतलब क्या होता है, संज्ञान होता है आपका दिमाग, कॉग्निशन। तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, जिससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन टीचर आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर आप लोग सोचेंगे, अपना दिमाग यूज़ करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में आप सोचेंगे और टीचर को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप टीचर से अगेन पूछेंगे और फिर उसको टीचर आपको समझाएंगे और आप उसको सीख जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए 4th ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन व मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। पहला है स्वलीनता, दूसरा है प्रमस्तिष्कीय घात, तीसरा है पठन वैकल्य और चौथा है वाक बाधिता। तो देखिए स्वलीनता मतलब क्या होता है, स्वलीनता मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटिज्म। जब बच्चा जो है अकेले रहना पसंद करता है, किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता, यानी कि कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाता है, संप्रेषण करना, लोगों से बातचीत करना, समाज में जाना उसको पसंद नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे को हम कहते हैं स्वलीनता है, यानी कि ऑटिज्म है। वो एक्टिविटीज़ हद से ज़्यादा करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा, लोगों से बातचीत नहीं करेगा।
अब ऑप्शन में हमको ऐसा तो कहीं दिया नहीं है ना, तो इसीलिए स्वलीनता इसका आंसर होगा ही नहीं। लेकिन स्वलीनता इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत बार आपसे अलग से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पठन वैकल्य की बात हो रही है। पठन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, और ऑप्शन में हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, तो ये ऑप्शन भी बाहर। वाक बाधिता मतलब बोलने में बच्चे को प्रॉब्लम है, और ऑप्शन में ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, तो बस हमारा आंसर क्या होगा, प्रमस्तिष्कीय घात। अब देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है ना, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे अभी मैंने एलिमिनेट कर दिया स्वलीनता को, पठन वैकल्य को, वाक बाधिता को। अब बचा हुआ एक ऑप्शन है, वही इसका आंसर होगा। सिंपल सी चीज़ है। अब ये होता क्या है वो भी मैं आपको समझा दूँ। ये प्रमस्तिष्कीय घात मतलब होता है फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो कि आपके दिमाग में फिट हो गया है, उसे आप नहीं भूल सकते, और जो आपका संतुलन है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, यानी कि आप बैलेंस की स्टेज में नहीं है दिमागी तौर पर। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन व मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करेगा। ठीक है, आपका दिमाग क्योंकि अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्कीय घात। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आज, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपके ईजी ही आएंगे पेपर में, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। तो मेरा मोटिव ये है फ्रेंड्स कि CDP में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट में भी स्कोर करें। ऐसा नहीं है सिर्फ CDP में, हम अदर सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, उनकी क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो देखिए कैली महोदय एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह कौन सा सिद्धांत है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो कैली महोदय हैं उन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। असत्तात्मक सिद्धांत, संघ सत्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, या बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो याद रखेंगे इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है, बताइए। पहला है गुणज वैकल्य, दूसरा है लेखन वैकल्य, तीसरा है उत्साह वैकल्य, और चौथा है गति समन्वय वैकल्य। देखिए सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। संचार कौशल और समाविष्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, चलने फिरने में भी बच्चे को दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ बॉडी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने में बच्चे को दिक्कत आती है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती है। किस चीज़ के लिए आवश्यकता होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी की, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की। पहला है बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में, दूसरा है कक्षानुशासन बनाए रखने में, तीसरा है बालक की मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने में, और चौथा है बालक के पिछड़ेपन के कारण को जानने में। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की जो आवश्यकता होती है ना, वैसे हम कहेंगे कि इन सभी चीज़ों को जानने में होती है, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा है ऑल ऑफ द अबव। ऐसी कंडीशन में आप जिस भी ऑप्शन पे टिक करेंगे ना, उस ऑप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बच्चे को ओवरऑल पूरा समझते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में हास्याकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन से संप्रत्यय का प्रयोग करे कि उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है। पहला है भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना, दूसरा है समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह ग्रस्त छवियाँ, तीसरा है सकारात्मक विभेद, और चौथा है समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति। अब आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन को समझना है आपने। हास्याकरण पर चर्चा करने की योजना एक शिक्षिका बना रही हैं, तो इनमें से कौन से संप्रत्यय का प्रयोग उनको करना है कि उनके द्वारा जो चर्चा की जा रही है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल हों। तो उसमें ये सारे ही ऑप्शन सही होंगे फ्रेंड्स, इन सभी पर आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इनमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं, जो हमको दिया हुआ है ऑप्शन 4 में, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकला पट्टों यानी कि स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है ये आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ये किताब का सौंदर्य बोध बढ़ाते हैं। दूसरा है, ये चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। तीसरा है, ये बच्चों के मनोरंजन हेतु जोड़े गए हैं। चौथा है, इस पुस्तक और इसके विषयों से संबंधित कहानियाँ आसानी से मिल जाती हैं। बताइए, अब आपको ये क्वेश्चन शायद आज टफ लग रहा होगा, है ना। तो देखिए, बात किसकी हो रही है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों की। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये किताबें सबसे पहले तो सौंदर्य बोध पढ़ाती हैं। जी हाँ, देखिए चारों ही इसमें सही हो जाएंगे। ओके, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए नहीं हैं। ओके, एक बार फिर से हम रीड करेंगे। ये किताब का सौंदर्य बोध बढ़ाते हैं, ये चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनमें आपने देखा होगा फिगर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए जोड़े गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए ये हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इस पुस्तक और इसके विषयों से संबंधित कहानियाँ आसानी से मिल जाती हैं। जी नहीं, इसलिए इनको नहीं जोड़ा गया है कि ये बहुत ईजी हैं या इनसे कुछ सौंदर्य बोध है या बच्चों का मनोरंजन हो रहा है। नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सिर्फ। ठीक है, सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में फिगर्स होते हैं उनका प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि ये चित्रों की जो जीवंत प्रस्तुति है इनके सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का क्या किया जाए, ध्यान को आकर्षित किया जाए। तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो सेकेंड ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीख लेती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, आपसे ये पूछा है। पहला है विकास क्रमबद्ध होता है, दूसरा है विकास का क्रम सिर से पैर की तरफ होता है, तीसरा है विकास अव्यवस्थित होता है और चौथा है विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। जी हाँ, देखिए चलने से पहले वो खड़ा होना सीख ले रही है, यानी कि बॉडी का जो विकास होता है सेंटर से पेरिफेरी होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। बाहर क्या होते हैं, हमारे हाथ पैर होते हैं। केंद्र में क्या होता है, हमारी बॉडी का सेंटर वाला पार्ट, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा हार्ट है, पहले वो डेवलप होता है, उसके बाद बॉडी के बाहरी ऑर्गन डेवलप होते हैं, हाथ पैर आपके इस तरीके से फिंगर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, देखिए एक जो बच्ची है वो चलने से पहले खड़ा होना सीख ले रही है, यानी कि पहले सेंटर वाला पॉइंट हमारा क्या है, डेवलप हो रहा है, और बोलने से पहले वो बड़बड़ाना सीख रही है। तो हम कहेंगे जो विकास होता है केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी कि सेंटर से हमारे पेरिफेरी हाथ पैर की तरफ होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक एक परिस्थिति में उसकी अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, जो कुछ अंश तक स्थिरोन्मुख रहता है तथा उसका सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है, यह क्या कहलाता है, बताइए। पहला है अभिप्रेरणा कहलाता है, दूसरा है अधिगम, तीसरा है समायोजन, चौथा है आदत। तो देखिए एक ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसके द्वारा एक बालक एक परिस्थिति में अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ नई चीज़ को वो सीख रहा है, एक्वायर कर रहा है, और किसी भी चीज़ को सीख रहा है मीन्स क्या है, वो लर्निंग की प्रोसेस हो रही है, अधिगम हो रहा है। ठीक है, तो बस अधिगम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि बच्चा किसी से कुछ मोटिवेट हो रहा है इस तरीके का, है ना। यहाँ पर कुछ नवीन प्रतिरूप को अर्जित कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, दैट मीन्स लर्निंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई शिक्षार्थी उद्दीपन तथा अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था एवं परिस्थिति में अपने पूर्व ज्ञान के अभाव में बार बार दोहराकर उद्दीपक तथा अनुक्रिया में संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार का अधिगम आपका क्या कहलाता है। पहला है श्रृंखला अधिगम, दूसरा है संकेत अधिगम, तीसरा है विभेदात्मक अधिगम और चौथा है नियम अधिगम। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक शिक्षार्थी जो है उद्दीपन और अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था और परिस्थिति में
अपने प्रीवियस नॉलेज के अभाव में बार बार दोहराकर उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। तो यह इस प्रकार का जो अधिगम है वो कहलाता है फ्रेंड्स संकेत अधिगम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को आसपास के वातावरण, संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों तथा अन्य उपयोगी स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? पहला है शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है, दूसरा है शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है, तीसरा है शिक्षार्थियों के माता पिता को संतोष का अनुभव प्रदान होता है, और चौथा है शिक्षार्थियों का शिक्षक के साथ संबंध मजबूत रहता है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि शिक्षार्थियों को आसपास के वातावरण, संग्रहालय, इन सभी जगह पर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और आप खुद सोचिए, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा अवसर मिले कि आप ये सारी जगह खुद से अपनी आंखों से देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, तो वो क्या है? वो है शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ों को देख पा रहा है। जैसे आप बच्चों को खुले एनवायरनमेंट में ले गए, एक संग्रहालय में ले गए, प्रसिद्ध इमारतों में ले गए, तो उनको बच्चा खुद से देखेगा और ऑब्जर्व करेगा, यानी कि वो चीज़ें बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के क्वेश्चंस हमारे यहीं कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल इसी टाइम पर सीटेट की नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।